हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एमकेबी इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो आज हम देखेंगे फोर्थ पार्ट अपने चैप्टर नेशनल इनकम का, और इसमें और भी बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब जो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं बच्चों को न्यूमेरिकल्स करते हुए। बच्चे स्टक हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स करते हुए, उनसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते। तो इस चैप्टर में आगे जो भी चीज़ मैं तुमको बताने वाला हूँ बहुत ही इजी वे में और बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, जिससे कि तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना, एक एक चीज़ बड़े ध्यान से पढ़ना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो मैं पहले भी तुमको बता दूँ कि फिर तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए अगर न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व करना चाहते हो, न्यूमेरिकल पोर्सन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, देयर अदर नेम्स एंड फॉर्मूले। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे नेशनल इनकम से रिलेटेड, उनके अदर नेम भी हैं और उनके रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो भी हैं यहाँ पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, किसी चीज़ को कुछ दूसरी तरीके से दूसरे नेम से पूछ लिया जाता है और तुमको पता होने के बावजूद भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर एक एक चीज़ जो तुमको बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हारी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि जो तुम क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम तुम फेस करते हो। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारे यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिंपली जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वही इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो यानी अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स परचेज कर रहे हैं तो जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हम परचेज कर रहे हैं वही हमारा क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो इसको हम अदर और किन नाम से जानते हैं, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अलावा क्वेश्चन में और क्या लिखा आ सकता है? तो इसकी जगह लिखा आ सकता है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन में लिखा है तो समझ जाना कि क्या गिवन है तुमको क्वेश्चन में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। क्लियर? नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टियर। यानी कि नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से हमारे जो फिक्स्ड एसेट हैं उन फिक्स एसेट की वैल्यू का क्या हो जाना? लॉस हो जाना या फॉल हो जाना। तो फिक्स एसेट हमारे पास, जैसे सपोज दैट कोई मशीन है, अब हम मशीन से क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम मशीन से प्रोडक्शन करते रहेंगे तो उसमें कुछ टूट फूट होंगी, तो कुछ कमियाँ आएंगी, उसमें कुछ खराबी हो जाएगी। तो वो जो खराबी हो रही है, कुछ टूट फूट हो रही हैं, वो क्या होते हैं? वो होता है लॉस ऑफ वैल्यू। ठीक है, यानी कि वो जो गुड है हमारी, वो जो मशीन है हमारी, उसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो किसी भी गुड को अगर हम यूज़ करते हैं तो जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? डिक्रीज होते जाती है। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मैं बोलता हूँ कि एक मोबाइल परचेज करके लाओ। सपोज दैट 20,000 रुपीज़ का मोबाइल परचेज किया, विद इन 1 वीक उसको बेच डालो या बेचने की कोशिश करो। तो क्या आफ्टर 1 वीक या 1 वीक के अंदर जब तुम उसको बेचोगे, जितने भी दिन तुमने उसको यूज़ किया है, क्या वो 20,000 रुपीज़ में बिकेगा? नहीं बिकेगा। वो क्या बिकेगा? 17,000, 18,000 या 19,000 में। यानी कि केवल 5-7 डेज में ही उसकी जो वैल्यू है वो 1,000, 2,000, 3,000 रुपीज़ क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जो मोबाइल की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो चुकी है, उसमें गिरावट आ चुकी है, वो कम हो चुकी है। तो किसी भी तरीके की गुड को जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? उसके यूज़ करने से धीरे धीरे कम होती है। उसी को क्या कहा जाता है? डेप्रिशिएशन कहा जाता है। तो डेप्रिशिएशन को बेसिकली जो शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन को हम शॉर्ट में डेप भी लिखते हैं। तो ध्यान रखना, ये जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब काम आएगा शॉर्ट फॉर्म की। तो डेप बोलते हैं। अदर नेम क्या क्या है क्वेश्चन में? और क्या क्या आ सकता है डेप्रिसिएशन के अलावा? वर्ड आ सकता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा हो सकता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिखा हो सकता है, या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिखा हो सकता है। तो समझ जाना, तीनों का मतलब डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। सिंपल सा मतलब है कि जो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं? सब्सिडी माइनस कर दे तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल आता है। इसको शॉर्ट में हम NIT बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 500 रुपीज़ टैक्स है, इसके ऊपर क्या हुआ? इसके ऊपर 100 रुपीज़ की सब्सिडी मिल गई, तो 400 रुपीज़ जो ये आया, 400 रुपीज़ हमारा क्या आया? ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। तो डिफरेंस होता है किसका? इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी का। तो उसे क्या कहते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और शॉर्ट में NIT। क्लियर?
नेक्स्ट टॉपिक है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। COE शॉर्ट में लिखा जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को, कोई, ठीक है, कोई मिल गया। तो अदर नेम क्या है इसका, इमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है कंपनसेशन की जगह इमोल्यूमेंट, तो कंफ्यूज मत होना कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो दिया ही नहीं है, तो इमोल्यूमेंट दिया होगा तो वही मतलब होता है। होता क्या है कि इट इज़ अ रिवार्ड फॉर रेंटिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज बाय दी वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटी में, तो उनको उन सर्विसेज के बदले में जो भी कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है वो क्या कहलाता है, वो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहलाता है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमको 2 फॉर्म्स में मिलते हैं, या तो वेजेस एंड सैलरीज मिलते हैं, यानी कि मजदूरी पर डे के हिसाब से जो काम कर रहे हैं वेजेस मिल रहा है, मजदूरी मिल रहा है, या वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है जो पर मंथ हमको मिलती है। तो एक तो क्या मिल रहा है, ये कैश फॉर्म में हमको मिल रहा है, ठीक है। अब इस कैश फॉर्म के अलावा कुछ अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी हमको मिलते हैं जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, अपने वर्कर्स को देता है। जैसे कि उनको हाउसिंग फैसिलिटी दे दी, ठीक है, उनको मेडिकल फैसिलिटी दे दी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे दी, या और भी कुछ भी जो बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं वर्कर्स को, किसके थ्रू, एम्प्लॉयर्स के थ्रू। तो ये क्या हो रहा है, इस कैश फॉर्म के अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या कहलाते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कहलाते हैं, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहलाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, COE यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इक्वल टू वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कंप्लीट COE निकल आएगा। तो क्वेश्चन में कई बार दोनों दिए रहते हैं, कई बार सिर्फ ये दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, अगर ये दिया है तो सिर्फ ये इंक्लूड कर लेंगे, और ये भी दिया है साथ में तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हमारा टोटल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसमें, उनमें इन चीज़ों को फिर देखेंगे। देन है रेंट। रेंट बता दिया तुमको कि जो लैंड है, लैंड क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है प्रोडक्शन करने में, लैंड हो गया या बिल्डिंग होगी, तो ये क्या कर रहे हैं, या हमारे पास कोई हाउस है जिसको हमने किस में दे रखा, रेंट में दे रखा, तो ये लैंड, बिल्डिंग, हाउस, ये सब क्या है, ये सब क्या करते हैं, हमको रेंट प्रोवाइड करवाते हैं। रेंट प्रोवाइड करवाते मीन्स इनसे हमको क्या मिलता है, रेंट मिलता है, ठीक। तो बोल रहा है इट इज़ फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। मेरे पास कोई लैंड था, मैंने किसी एग्रीकल्चर वाले को दे दिया कि भाई इसमें एग्रीकल्चर कर ले, तो फिर वो एग्रीकल्चर वाला मुझे क्या देगा, उसमें रेंट देगा, लगान देगा, किराया देगा। मेरे पास कोई बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग मैंने किसी रेस्टोरेंट वाले को दे दी, बैंक वाले को दे दी, शॉपकीपर को दे दी, तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें भी मुझे रेंट मिलेगा। इसी तरीके से हाउस था मेरे पास खाली पड़ा हुआ, मैंने किन लोगों को दे दिया, तो उसमें भी क्या मिल रहा है, मुझे रेंट मिल रहा है। तो रेंट भी क्या एक तरीके की फैक्टर इनकम होती है जो कि लैंड और बिल्डिंग के उसमें मिलती है। देन होता है रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी भी क्या है, रॉयल्टी भी एक तरीके की ऐसी इनकम है जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमको मिलते रहती है, ठीक है। रेंट और रॉयल्टी में केवल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो होता है टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है। बेसिकली ये जो रॉयल्टी है थोड़ा सा लॉन्ग टाइम पीरियड तक मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमको लीजिंग राइट हमको मिल जाते हैं, यानी कि हमने क्या करा, कोई हमारे पास बिल्डिंग थी या कुछ भी प्रॉपर्टी हमारे पास थी, हमने क्या कर दी, लीज पे दे दी। लीज पे मतलब 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए हमने दे दिया। अब 20, 25, 30 साल तक हमको क्या मिलता रहेगा, उसमें से पैसा मिलता रहेगा। तो ये लीज की वजह से जो पैसा मिल रहा है वो क्या हमारा रॉयल्टी है। या कॉपी राइट है, किसी प्रोडक्ट में हमने कॉपी राइट ले लिया, ठीक है, तो कॉपी राइट की वजह से भी क्या हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, कंटिन्यूस पैसा जो आ रहा है वो क्या है, वो हमारी रॉयल्टी है। तो रेंट सिंपल क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। और रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी लॉन्ग टाइम पीरियड तक मिलती है, ठीक। तो कई बार क्वेश्चन में रेंट और रॉयल्टी दोनों दिया होता है, तो जब रेंट और रॉयल्टी दोनों दिया होता है तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसी कंडीशन में दोनों को ऐड कर करके ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसको भी बताएंगे आगे जब क्वेश्चन करेंगे कि कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। देन आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमको पता है कि कैपिटल के ऊपर मिलता है, हमने अभी 4 फैक्टर देख लिए थे अपने लैंड, लाइफ और कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो कैपिटल के ऊपर क्या मिल रहा है, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम ऑनरशिप ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल की ऑनरशिप के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। इसको वैसे और एक्सप्लेन करके हम डिफाइन कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हमको उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल ध्यान रखना कि कैपिटल को उसकी सर्विसेज के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉफिट। अब हमने देख लिया 4th फैक्टर जो हमारे पास था, कौन सा, एंटरप्रेन्योर जो था, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, ये एंटरप्रेन्योर जितने भी हमारे पास लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इन सबको यूज़ कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, और जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है उस प्रोडक्शन से फिर इसको क्या होता है, प्रॉफिट जो मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट क्या है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसकी इनकम है। तो बोल रहा फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम जनरेट होती है हमारी प्रॉफिट होती है। अब प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉर्पोरेट टैक्स
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। तो इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड, तो हमारा क्या निकलता है, टोटल प्रॉफिट निकलता है। अब होते क्या है ये कॉर्पोरेट टैक्स? क्या होता है? तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या है कि इट इज़ अ टैक्स ऑन प्रॉफिट विच पेड टू गवर्नमेंट, यानी कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो एज अ टैक्स हमको पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो क्या कहलाता है हमारा, वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। यानी कि जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ, सपोज दैट मुझे क्या हुआ, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, इस 100 रुपीज़ मैंने 10 रुपीज़ क्या कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया एज अ टैक्स। ठीक है, तो जो 10 रुपये पे किए गवर्नमेंट को, ये क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स है। अदर नेम क्या क्या है क्वेश्चन में, और क्या क्या लिखा सकता है इसकी जगह? इसकी जगह लिखा सकता है हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा सकता है, कंपनी प्रॉफिट टैक्स लिखा सकता है, या प्रॉफिट टैक्स लिखा सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, प्रॉफिट टैक्स लिखा आए, कंपनी प्रॉफिट टैक्स लिखा आए, या कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा आए, सबका मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स ही होता है। सेकंड जो ये था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है कि दीज आर रिटेन्ड एज रिजर्व टू एक्सपेंड बिजनेस और टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, यानी कि प्रॉफिट का वो पार्ट जिसको हम क्या करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। किस चीज़ के लिए? या तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या किसी तरीके के अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को लेकर के। सपोज दैट बीच में कुछ लॉस हो गया, या हमको कोई मशीन परचेज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, या अपने बिजनेस को हमने और क्या करना है, एक्सपेंड करना है, तो उन कामों के लिए जो अमाउंट हमने संभाल के रखा होता है एज अ रिजर्व, वो क्या कहलाता है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाता है। तो ये भी क्या है, ये भी प्रॉफिट का एक पार्ट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए और क्या क्या क्वेश्चन में दिया हो सकता है अदर नेम? तो इसको बोलते हैं सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं, या सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं, या नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं, या नेट रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, या सिंपल सिंपल तुमको नेट रिटेन्ड भी मिलेगा कहीं पे लिखा हुआ। ठीक है, तो ये कुछ भी लिखा आए तो समझ जाना सबका मतलब क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। और थर्ड पार्ट आता है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब हमको पता है कि हम क्या करते हैं, कंपनियों के शेयर परचेज कर लेते हैं। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को सेल करती है। तो जब हमने क्या किया, कोई शेयर परचेज कर लिया, सपोज दैट हमने रिलायंस का कोई शेयर परचेज किया। अब रिलायंस को क्या हुआ, रिलायंस को प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हुआ तो हमने उसका शेयर खरीदा था, तो उस शेयर का कुछ पार्ट हमको भी तो मिलेगा एज अ शेयर होल्डर। तो प्रॉफिट का जो पार्ट एज अ शेयर होल्डर हमको मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, और डिविडेंड को और कुछ नहीं बोलते, डिविडेंड को सिंपल डिविडेंड ही बोलते हैं, इसका और कोई नेम नहीं होता। तो ये प्रॉफिट हो गया हमारा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ठीक, इनके अदर नेम बता दिए और फॉर्मूला तुमको प्रॉफिट का बता दिया, तो इसको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स। अब सेल्स सिंपल क्या है, बिक्री करना, बेचना, कुछ भी सोल्ड आउट करना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेल कहलाता है। अब हम सेल कैसे करते हैं, या तो हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में बेचते हैं, यानी कि जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो भी हमने सेल किया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ कुछ भी इंडिया के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डोमेस्टिक सेल कहलाता है। और कुछ हम क्या करते हैं, कुछ हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को बेच देते हैं, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर सेल कर रहे हैं। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर सेल होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो बेचा डोमेस्टिक सेल्स, और डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जो सेल किया वो एक्सपोर्ट। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल सेल आ जाएगा। क्लियर? देन है चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है, बोला इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स लाइक इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स एक्सेट्रा। ठीक, तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है हमारा, चेंज इन स्टॉक होता है हमारा जो भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा, ठीक, और जो ओपनिंग स्टॉक होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, हमारा चेंज इन स्टॉक कहलाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक किसका, इंटरमीडिएट गुड्स हो सकती हैं, फाइनल गुड्स हो सकती हैं, कुछ भी गुड्स हो सकती हैं। तो उसका जो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक होगा उसका डिफरेंस हमारा चेंज इन स्टॉक कहलाता है। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से डेल्टा स्टॉक भी लिखते हैं। तो डेल्टा स्टॉक ध्यान रखना किस तरीके से, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बार बार फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, तो इसलिए तुमको ये सारे शॉर्ट नेम में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि फॉर्मूले लिखते समय इतना बड़ा तुमको ना लिखना पड़े। शॉर्ट शॉर्ट में तुम क्या करो, बार बार फॉर्मूले लिख सको, क्योंकि जितनी बार फॉर्मूले लिखेंगे उतना ही फॉर्मूले हमको याद होते जाएंगे। देन इसके अलावा इसको और क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंक्रीज इन स्टॉक, नेट इंक्रीज इन स्टॉक और इन्वेंट्री स्टॉक। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कुछ भी लिखा आ सकता है चेंज इन स्टॉक की जगह,
ठीक है। इंक्रीज इन स्टॉक भी लिखा सकता है, नेट इंक्रीज इन स्टॉक भी लिखा सकता है, इंक्रीज इन स्टॉक भी लिखा सकता है, या कहीं पर इस तरीके से डेल्टा स्टॉक भी लिखा हो सकता है। तो सबका मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक होता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये क्या है, हमारे पास सबसे पहले 9 कंटेंट्स हैं, 9 इंपॉर्टेंट ऐसे टर्म्स हैं जो कि आगे हम न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। तो इनको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि स्टार्टिंग जो न्यूमेरिकल की है वो इन्हीं सभी टर्म्स को लेकर के हम करेंगे। तो इनको एक बार ध्यान से नोट कर लेना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है उस तरीके से उसको सिस्टमेटिकली लिख लेना विद अदर नेम विद फॉर्मूला, ताकि आगे समझने में कोई प्रॉब्लम तुमको ना हो। क्लियर होगी इतनी बात। तो चलिए फिर अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फिर अपना जो भी है। तो इतना फिलहाल नोट कीजिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ये जितने भी नोट्स हैं इसको बना के रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।